तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 के वार्षिक विषय जो वार्षिक परीक्षा हैं उसके वाणिज्य विषय का पेपर जो आपका कक्षा 9 का है। तो इसमें हमने जो ये बहुविकल्प प्रश्न है इन सबको हमने पढ़ लिया था और इसका खंड जो आपका ये है इसमें जो आपके 10 नंबर वाले प्रश्न थे ये रह गए हैं। तो इसमें दिया हुआ है नोट किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिनमें पहला प्रश्न आपका 21वें नंबर पर भारतीय बही खाता प्रणाली क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, यह बताइए। तो मैंने इसको बुक में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आप नोट कर लेंगे। आपकी बुक का पेज नंबर भी मिल जाएगा आपको, ये बुक है तो देखेंगे तो इसमें है यहाँ क्या है, भारतीय पद्धति से हिसाब किताब रखने की प्रणाली को भारतीय बही खाता प्रणाली या महाजनी पद्धति कहते हैं। इस तरीके के ये आपका पूरा पैराग्राफ है। इसमें से आप जितना याद कर सकते हैं उतना करेंगे और इसी के आगे आपको नोट करना है उतना कर लेंगे। यहाँ तक भी चल जाएगा आपका, इतना लिख लेंगे। पहला जो पैराग्राफ है इसे नोट कर लेंगे, इसे याद कर लेंगे। और इसी में आपको जो दिया हुआ है आगे इसकी जो विशेषताएँ हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, इन्हें नोट कर लेंगे आप और याद कर लेंगे। तो क्या है, भारतीय बही खाता प्रणाली की विशेषताएं या लक्षण। लक्षण लिखने के लिए आए तो भी नहीं लिखेंगे और विशेषताएं आए तो भी नहीं लिखेंगे। तो आपको दिया हुआ है भारतीय बही खाता या जो भारतीय भाषा का प्रयोग होता है, इसमें बहियों का स्वरूप होता है, स्थलों का प्रयोग, बहियों का प्रयोग होता है और क्या है, काली स्याही का प्रयोग होता है, दिनांक लिखने का ढंग अलग होता है, इसमें जमा और नाम, यानी कि ये आपकी जो कुछ बही हैं वो ये हैं जिसमें नाम है जमा एवं नाम। इस तरीके से कुछ और भी विशेषताएं एक दो, इन्हें भी आप नोट कर लेंगे अपना। और क्या है, पहले योग लिखने का ढंग अलग होता है इसमें कुछ, और कच्ची एवं पक्की बही का प्रयोग, विशिष्ट चिन्हों का प्रयोग होता है इसमें। और आगे है रुपये एवं पैसों के लिए अलग खाने न होना और इष्ट देवता का नाम। ये आपकी थी जो आपका ये जो प्रश्न था 21 नंबर का, इसकी विशेषताएं और आपने इसका उत्तर देख लिया। अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है आपको 22वें नंबर पे जो है आपका आवश्यकता का अर्थशास्त्र में क्या अभिप्राय है और आवश्यकता के लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर भी मैं आपको इसी बुक में दिखा देता हूँ, आप नोट कर लेंगे और उसे याद कर लेंगे। देखते हैं तो ये है आपका इसमें। तो क्या दिया हुआ था, आवश्यकता और आवश्यकता के लक्षण। तो इच्छा या आवश्यकता का अर्थ, साधारण बोलचाल की भाषा में इच्छा तथा आवश्यकता को एक ही समझा जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र के में दोनों में अंतर माना जाता है। इसलिए आवश्यक है कि दोनों शब्दों का अर्थ अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से समझा जाए। तो ये आपको यहाँ पे इच्छा का अर्थ है और इसी के नीचे आपको ये आवश्यकता का अर्थ है। तो हमें आवश्यकता का अर्थ को समझना, जिन इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है उन्हें हम आवश्यकता कहते हैं। तो ये जितना आप याद करना चाहे याद कर सकते हैं। आवश्यकता बराबर क्या होता है, इच्छा प्लस साधन प्लस तत्परता। ठीक है, इसी के नीचे हमें आवश्यकता के कुछ विशेषता दी हुई हैं। ये 3 आवश्यकताएं, तीनों को लिख लेंगे आप अच्छे से नोट्स बना के और फिर उन्हें याद करेंगे। किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन और धन को व्यय करने की तत्परता। ये आपके जो आवश्यकता है उसके तत्व या विशेषताएं हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न था आपके पेपर में ये है तुष्टि गुण किसे कहते हैं, तुष्टि गुण के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। इसे भी हम इसी में से देखते हैं, बुक में से ही जो आपकी बुक है इसी में आपको दिया हुआ है। हाँ, क्या था, तुष्टि गुण। तो यहाँ लिखा हुआ आपकी बुक में देखो ज़रा क्या है, उपयोगिता या अथवा तुष्टि गुण का अर्थ। तो ये आपको दिया हुआ है आपकी बुक में, अच्छे से पढ़ लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। और इसी के नीचे आपको इसकी विशेषता भी दी हुई है। क्या है, तुष्टि गुण के प्रमुख लक्षण या विशेषताएं। तुष्टि गुण अमूर्त होता है, तुष्टि गुण सापेक्षिक होता है, तुष्टि गुण व्यक्तिगत होता है, वस्तुगत
नहीं होता। आगे क्या था? तुष्टिगुण धनात्मक एवं ऋणात्मक होता है। तुष्टिगुण और संतुष्टि में अंतर होता है। और तुष्टिगुण लाभदायक अथवा हानिकारक दोनों ही प्रकार की वस्तुओं में पाया जाता है। तो ये आपकी तुष्टिगुण की विशेषताएं हो गई। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले यानी कि 24 की तरफ। क्या था इसमें? भारत में जो आपका 24 नंबर, भारत में पत्र मुद्रा निर्गमन की क्या विशेषता है? ठीक है। तो भारत में क्या है? पत्र मुद्रा। तो भारत में क्या है आपका जो पत्र मुद्रा है प्रणाली, ये है। तो मैंने आपकी बुक में से लगाया है, यहीं से नोट करेंगे आप। क्या है? पत्र मुद्रा प्रणाली या पत्र मुद्रा। भारत में पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार सर्वप्रथम अंग्रेज सरकार द्वारा बम्बई यानी कि जो आज मुंबई है, कलकत्ता, कोलकाता एवं मद्रास जो आज क्या है चेन्नई के नाम, तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को दिया गया। इसके उपरांत 1861 में यह अधिकार सरकार द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा गया, जो 1934 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लागू होने के पूर्व तक उसके पास बना रहा। 1 अप्रैल 1935 में पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आ गया। भारत में पत्र मुद्रा निर्गमन रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व तथा बाद में अलग अलग पद्धतियों से किया गया था, जो निम्न प्रकार है। जैसे कि रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात। तो ये आपके कुछ मैंने यहाँ लगा रखे हैं, तो इन्हें आप नोट कर लेंगे और अपना याद कर लेंगे। तो ये प्रणाली हैं जैसे निश्चित विषमताओं, विश्वासृत प्रणाली, आनुपातिक कोष प्रणाली, रिजर्व बैंक की स्थापना के पश्चात हैं, ये कई सारे पॉइंट दिए हुए हैं। आंशिक आनुपातिक कोष प्रणाली और उसके बाद न्यूनतम कोष प्रणाली। और आगे देखें तो इसी में जो आपका आता है ये आता है फिर दशमलव मुद्रा प्रणाली, ये अलग है। तो ये आपके जो ऊपर मैंने दिखाया आपको सब, ये आपके इसके मुद्रा प्रणाली के उदाहरण है। आगे आता है आपका नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा में अंतर। ये भी आप लिख लेंगे, यहीं पे दे रखा मैंने आपकी बुक में है, यहीं से नोट करेंगे जो बुक दी हुई है इसी में। तो क्या है धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा में अंतर? तो यहाँ देखो ज़रा, यह धातु की बनी होती है, यह कागज़ की बनी होती है, कौन सी? पत्र मुद्रा। फिर उसके बाद टंकड़ या मुद्रणकर्ता, इसका टंकड़ सरकार द्वारा सरकारी टकसाल में किया जाता है। इसका मुद्रण केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी मुद्रणालय में किया जाता है। इस तरीके से ये आपके अंतर हैं। यहाँ पे 8 अंतर दे रखे हैं, आप जितने चाहें उतने नोट करके उन्हें याद कर सकते हैं। तो उसके बाद अब क्वेश्चन आता है आपका नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो है आपका क्या है? निम्नलिखित शेषों से श्री श्यामलाल को 31 दिसंबर 2021 को तलपट तैयार कीजिए। तो ये आपको कुछ बैलेंस दिए हुए हैं अकाउंटों के, इनसे हमें क्या बनाना? तलपट बनाना। तो तलपट का मैंने एक सॉल्यूशन किया हुआ है, जैसे आप देखेंगे किस तरीके से पूरा सॉल्यूशन है। जैसे पहला जो बैलेंस था वो किसका था? रेंट का है। तो रेंट किस तरीके से लिखते हैं? तो रेंट आपका खर्चा होता है तो डेबिट में आएगा। फिर ऋणी मतलब डेटर्स देनदार होते हैं, डेबिट में आएगा। कैश एट बैंक हमारी संपत्ति होती है, डेबिट में आएगा। सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। क्रेडिटर्स यानी लेनदार, ये क्रेडिट होंगे, क्रेडिट वाले कॉलम आएंगे। उसके बाद सेल्स क्रेडिट होती है क्रेडिट वाले कॉलम में, कैपिटल क्रेडिट होती है क्रेडिट वाले कॉलम में आएगा, और परचेज रिटर्न का बैलेंस भी क्रेडिट होता है। उसके बाद कुछ खर्चे दिए हुए हैं हमारे, ये खर्चे जैसे कि सैलरी डेबिट, ओपनिंग बैलेंस जो होता है ओपनिंग स्टॉक वो डेबिट होगा, मशीनरी डेबिट होगी, कैश डेबिट होगा, परचेज डेबिट होता है, डिस्काउंट अगर हमने दिया है यानी खर्चा है तो डेबिट होगा, कैरेज 130 डेबिट होगा, इंश्योरेंस यानी बीमा आपका डेबिट होगा, और स्टेशनरी खर्चा है ये भी डेबिट होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों ही बैलेंस जो कॉलम है हमारे अमाउंट के, इनका टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद इन दोनों का जो बैलेंस आएगा वो 19,900 यानी कि बराबर आता है टोटल करने पर। तो हमें इसी तरीके से करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान से करना है इसको। आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन था आपका वो था 27वें नंबर का, निम्नलिखित लेन देनों
को साधारण रोकड़ बही में लिखिए। तो एक है आपका रोकड़ शेष दिया हुआ नंबर 1 जनवरी को, फिर मोहन को रुपया दिए, सोहन से रुपया मिला, गोपाल को भुगतान किया, नगद माल बेचा, फर्नीचर किराया किया किराया दिया, नगद खरीदा, नगद माल या नगद बेचा, वेतन दिया। ये एंट्रियाँ इन्हें हमें किस में दिखाना है? साधारण रोकड़ बही में लिखना है। तो इनको मैंने बना रखा है, तो आप देखेंगे इन्हें किस तरीके से लिखेंगे। जैसे तो ये आपका हो गया रोकड़ बही का फॉर्मेट, ठीक है। तो ये देखो जरा क्वेश्चन नंबर 27 सिंपल कैश बुक। तो ये डेट पर्टिकुलर LF, अमाउंट का कॉलम डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और ये अमाउंट का कॉलम यहाँ आएगा क्रेडिट आता है, ठीक है। जब बैलेंस BD था यहाँ आ गया 7,600 सोहन से मिले 2 सोहन 2500, नगद माल बेचा था 8 तारीख को, यहाँ आ गया नगद माल बेचा फिर दोबारा से 2250 का 28 को। ये जो हम पेमेंट करते हैं, जैसे गोपाल को दिए 750, फर्नीचर अकाउंट डेबिट खरीदा है जो हमने वो आ गया आपका 5000, किराया दिया 750, माल खरीदा 1600 रुपये का, सैलरी दी 1250, और ये इन सब का टोटल करेंगे तो ये आएगा इधर का, और इधर का करेंगे तो कुछ कम आएगा। तो 13,500 में से यहाँ से और यहाँ तक का जो टोटल होगा आपका, उसे टोटल को ऐड करेंगे तीनों को, यानी सब अमाउंट को, और फिर 13,650 में माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 4300 रुपये, ठीक है। इसे बोलते हैं हम बैलेंस CD। बैलेंस CD जैसे कि हमारा 31 दिसंबर को ये अकाउंट यानी कि ये महीना बंद हो गया, तो 1 जनवरी के लिए वो बैलेंस BD बन जाएगा 1 फरवरी के लिए, क्योंकि 31 जनवरी के बाद क्या आएगा? फरवरी। 1 फरवरी आया, 1 फरवरी को बैलेंस BD बन गया। और वैसे फिर अगर इस आगे हमारा ये इस तरीके से चलता रहता है। तो ये हमने आज जो क्लास 9 का जो पेपर था वो आज हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। तो आप इसे अपना अच्छे से याद करेंगे, तैयारी करेंगे, ये आपके एग्ज़ाम जो आने वाले एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके का पेपर आता है और हमें उसे किस तरीके से हल करना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।